तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जितने भी लोग बीए में कर रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका सेमेस्टर 5 का सेकंड पेपर यानी कि कोर पेपर 12 जिसमें आपको कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति पढ़ना होता है, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, पिछले साल पूछा गया था, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 2022 में पूछा गया था। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट है ये, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में, उसमें इसका आंसर कर सकते हैं। समझ गए मेरे दोस्तों? अब चलिए देखते हैं यार। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जनक यार, तुलनात्मक राजनीति जो है ना, ठीक है, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज़ यार नोट करते रहना भाई, नहीं तो भूल जाइएगा यार, क्योंकि लिखने से ना जल्दी हमारे दिमाग में लोड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस नाम से जुड़ा है। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके मतलब किसने दिया, ठीक है, किस नाम से जुड़ा है। तो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक का जो उपागम का सिद्धांत है, इसको किसने दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इन्होंने 2 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था। पहला व्यक्ति था अमंड और दूसरा व्यक्ति था पावेल, ठीक है। ऑप्शन सी नोट करते जाइएगा, ये दोनों राजनीतिक विज्ञान के चिंतक थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि एकात्मक व्यवस्था में कौन सा तत्व नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा अभी अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एकात्मक व्यवस्था यानी कि जो शक्ति है, सभी की शक्ति जो है एक के पास रहेगी, ठीक है। जितना भी पावर रहेगा केवल देश के पास रहेगा, राज्यों के पास नहीं रहेगा। तो देखिए, लिखित संविधान तो हो सकता है जी, लेकिन यहाँ पे बोला बी नंबर में कि शक्तियों का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा क्यों होगा भाई? एकात्मक व्यवस्था में शक्ति जो है एक ही आदमी के पास रहता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा नहीं हो सकता। तो इसका बी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो सकता एकात्मक व्यवस्था में, ठीक है। तो समझ गए। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी सीनेट का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, हम लोग भारत में जब संसद बोलते हैं ना, उसी को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। हम लोग जो एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिकी सीनेट का जो है पदेन अध्यक्ष, जैसे कि भारत के संसद का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है जितना भी अपना कामकाजी है राज्यसभा के और राष्ट्रपति के, ये सभी हम लोग अमेरिका से ही अडॉप्ट किए हैं, अमेरिका से ही लिए हैं, ठीक है। अडॉप्ट जैसे कि बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना, बच्चा गोद लेते हैं, उसी तरह से हम लोग अमेरिका से गोद लिए हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के मामले में आप पूरी तरह से निश्चित रहें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन में भी था एंड एमए में भी है एंड पीएचडी में इसी से ही करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या कितनी होती है, यानी कि अमेरिका में जो है एमपी की सदस्य संख्या कितनी है, टोटल एमपी कितने होते हैं। तो देखिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अमेरिकन सीनेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 पूरा, ठीक है। 80 90 पूरे 100 अमेरिकी सीनेट में होंगे सदस्य। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आप लोग खेले हैं नहीं खेले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय न्यायाधिकरण किस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो संघीय न्यायाधिकरण जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नमनीय संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। विच ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि समय के साथ बदल जाए तुरंतली, ठीक है। तो
विश्व का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अंग्रेजों का संविधान, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं या फिर इंग्लैंड भी बोल देते हैं, तो वही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन है। और इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, नॉन रिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8वां नंबर में पूछा गया है कि कैबिनेट गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, ठीक है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों जेनिंग्स ने, ठीक है, जेनिंग्स। पूरा नाम है इवोर जेनिंग्स इनका पूरा नाम है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया है कि कहा जाता है कि अगर आप एक बार स्पीकर बन गए ना, एक बार अगर आप अध्यक्ष बन गए तो सदा के लिए अध्यक्ष बन गए, ठीक है। ऑन सा स्पीकर फॉरएवर, हम लोग बोलते हैं ना फॉरएवर, हमेशा के लिए, आई एम विथ यू फॉरएवर। चलिए जो भी है, तो यहाँ ब्रिटेन के कहा जाता है, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। जैसे कि भारत को हम लोग बोल देते हैं इंडिया बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, भारत बोले, आर्यावत बोलिए, उसी तरह ब्रिटेन के कई नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, हु कैन डिसाइड टू रिमूव द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो यह डिसाइड कौन करेगा कि अमेरिकी के राष्ट्रपति को हटाना है, दोस्तों यह करेगा प्रतिनिधि सभा, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव्स का यह काम होता है अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाना, बहुत बार हटाई भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जेक्टिव करने के बाद 5 अंकों वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, किन 2 पे 100 शब्दों में छोटे छोटे नोट लिखने हैं। पहला है आपका विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। 2 नंबर पे है क्राउन, द क्राउन पे लिखना है। तीसरा है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक है। और चौथा है आपका अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 में से किन्हीं 2 पे आपको लिखना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से एग्जाम से पहले, एंड आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अब आपके सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड 20 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। समझ गए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, 3 क्वेश्चन का आंसर जो करना है 20 मार्क्स वाला है, यानी कि इसका आंसर 500 शब्द तक कर देना है। यानी कि 3 खड़ा पन्ना में अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 2 खड़ा पन्ना आपको मिनिमम लिखना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ यानी कि परिभाषा बताना है, फिर इसकी प्रकृति बताना है एवं इसके क्षेत्र की विवेचना करना है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि अमेरिकन सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, ठीक है। इसकी व्याख्या करना है आपको, एक्सप्लेन देना है कि कैसे है, क्यों कहा जाता है, ये सारी कुछ बातें। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एग्जामिन सिस्टम अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि तुलनात्मक राजनीति जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनकी व्यवस्था उपागम का कौन कौन सी कमियां हैं वो चीज़ बताना है, कमियों को बताना है, पॉइंट वाइज करके लिख दीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको आलोचना करने वाले ना तो समझ लीजिए सामने वाले आदमी को आपको बुराई करना है या फिर जो भी टॉपिक रहे। 6 नंबर है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें कि ये कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग हैं इसमें काम करने के लिए, कौन कौन सदस्य हैं, सारा कुछ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आपको खुद सॉल्व करके देखना है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए, तब दिमाग में अच्छा सा सेट होगा, ठीक है। 7 नंबर है कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के
क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, पहले तो खुद से सोचिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करता होगा, ठीक है, ताकि अगर आप किताब ना पढ़ें फिर भी आप अपने माइंड के कल्पना से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप किताब पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 8 नंबर है कि एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, यानी कि एकात्मक व्यवस्था क्या है, ठीक है, इसके गुण दोष ये सब लिखना है। फिर लिखना है आपको से कि संघात्मक व्यवस्था क्या है, इसके प्रमुख गुण दोष या विशेषताएं वही अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगा के पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। एंड इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे झारखंड के हों या फिर अदर स्टेट के हों, मैं स्पेशली झारखंड के लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि झारखंड जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और मैं चाहता हूँ कि यार अगर मेरी वजह से, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ समान हूँ, ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी हिंट हो जाता है तो प्लीज़ अच्छा है आप लोग भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। एंड कुछ भी कमेंट हो तो कर दीजिएगा, मैं जब भी खाली समय में होता हूँ आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ एंड रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।